नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा कारवां आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव बुढेड़ा में, जहाँ पर हम बात करेंगे, एक समीक्षा कर रहे हैं ग्राम पंचायत की जो प्रमुख समस्याएं उनको लेकर। तो इसी क्रम में ये हमारा अभियान चला हुआ है, हमारा प्रधान कैसा हो। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान प्रेम सिंह जी, जो नेवी से सेवानिवृत्त भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। वो अब की बार ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आप जी। अच्छा प्रेम सिंह जी, सबसे पहले आपसे बात करूं आपकी पृष्ठभूमि के बारे में। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? अरे जी, मेरी पृष्ठभूमि तो आपने जैसे बताया, मैं तो नेवी से रिटायर हूँ। मेरे जो ताऊजी रहे हैं वो भी सुभाष चंद्र, जो फौज के सैनिक रहे हुए हैं, वो अभी 2 साल पहले ही एक्सपायर हुए 106 साल की उम्र में। तो मेरा तो पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं समाज कार्य से, देश के कार्य से, देश की सेवा में, सामाजिक सेवा में जुड़ा है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। और अभी मैं फ़िलहाल जो हूँ, आपने जैसे बताया कि इस सेवा की जारी करने के लिए गांव में प्रतिनिधि मतलब हूँ, ग्राम प्रधान योजना के लिए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि गांव में जो अब तक जो गवर्नमेंट है वो सब विकास के लिए जो कुछ योजनाएं चलाती है, उनको सही तरीके से गांव में हर एक जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे कि हर एक जन का इसमें लाभ हो। जो इससे वांछित हैं, बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने चला रखी हैं, वो गांव में पब्लिक को भी पता नहीं है, गांव के जो प्रतिनिधि चुने जाए उनको भी पता नहीं है। अच्छा प्रेम सिंह जी, आपसे बात करूं, आपके गांव की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है जिनको आप प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित कराना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जिससे आमजन पीड़ित है। देखिए, एक तो यूथ है, यूथ देश की और सबकी जो है रीढ़ की हड्डी होती है। यूथ जो है वो देश को जो है बनाने वाला होता है, चाहे वो फोर्स में जाओ या पुलिस फोर्स में जाओ या प्राइवेट कंपनी में जाओ। अब यूथ है, यहाँ एजुकेशन है जो प्राइमरी तक है, मैंने सुना है जैसे प्रधान के अंडर में आता है प्राइमरी स्कूल तक, तो वहाँ पे जो है मास्टर हैं, जैसे गवर्नमेंट मास्टर हैं, वो कम है संख्या। बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है। हम भी यहीं इसी स्कूल से पढ़े थे। अब जिस टाइम पे हम पढ़े थे, उस टाइम पे जो अध्यापक थे वो भी काफ़ी थे, 4 या 5 होते थे। बैठने के लिए उस टाइम पे जो अरेंजमेंट होता बहुत अच्छा होता था, पढ़ाते भी बहुत अच्छे थे। वो हमारे जैसे पढ़ाई थी उसके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। आगे फिर जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें गए हैं, तो हमने यहाँ से एजुकेशन की। अब उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई है कि चाहे तो पता नहीं, गवर्नमेंट तो पैसा देती है, पर जो हम यहाँ प्रधान के प्रतिनिधि जैसे अब हम बने हुए हैं, अब उसको जीतने के बाद में शायद या तो भूल जाते हैं या उसको दिमाग में नहीं आती कैसे इसको मतलब लगाना है या कैसे उसकी हालत सुधारनी है। दूसरी चीज़, जो यूथ है उसको दौड़ने के लिए प्रैक्टिस, जैसे भाग दौड़ करने के लिए या कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है जिसमें कि वो जो है लड़कियाँ बेचारी जो वो भी फोर्स में जाती है, पुलिस में जाती है या फिजिकल वैसे ही फिट रखना चाहती है अपने आप को, तो उनके लिए दौड़ने के लिए कुछ नहीं है। नहर पे बताओ, लड़की तो नहीं दौड़ सकती, लड़का तो फिर भी दौड़ लेगा नहर वगैरह पे या ऐसे। खेल का मैदान आपकी प्राथमिकता होगी? हाँ, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर जिस जैसा भी बजट मिला है गवर्नमेंट से, मैं कोशिश करूँगा कि यूथ के लिए एक ग्राउंड ऐसा हो जिसमें अपना यूथ है ना, रनिंग, भागना दौड़ना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज खेल कूद कर ले, उससे वंचित ना रहे। हाँ, मेडिकल है, जैसे मेडिकल की है। अब बहुत साल पहले यहाँ पे एक 2-3 रूम बनाए थे और उसमें आज तक कोई मेडिसिन रखी गई, खंडर बना दिया उसको। जबकि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट तो तैयार है कि भाई आप आओ, और मेडिसिन भी हैं उनके हिसाब से, जो उनके संसाधन है, हफ्ते में या महीने में विजिट भी करवाएंगे जैसा उनसे हिसाब होगा डॉक्टर का। ऐसे भी तो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं जो गांव का आदमी, आम आदमी, वो उसको 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक बच्चे के छोटे 10 लग गए या नमूनिया हो गया, बुखार हो गया, उसके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि गाँव में जो है उनको मेडिसिन मिल जाए। तो उस अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि एक आइटम्स आता है इसका, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। कथनीय और करनीय बहुत अंतर होता है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। इसके पीछे 2 कारण हो सके। जैसे मैंने तो अभी पंचायत हुई थी, पंचायत में मैंने बोल दिया, जो ग्राम पंचायत के आम जनमानस थे उनके सामने बोल दिया कि देखो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं
इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ गांव में जो काम नहीं हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की हालत ख़राब है, मेडिकल नहीं है, बच्चों के लिए दौड़ने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्ध पेंशन है या विधवा पेंशन है, वो नहीं है। जो राशन कार्ड, जिनके राशन मिलने चाहिए, राशन नहीं मिलता, उनको रोते रोते चले जाते हैं। अब उनको कई बार कहा भी है कि भाई इनको राशन क्यों नहीं मिला, तो वो कुछ से कुछ बोलते हैं। अब वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो उनसे सामने खड़े होकर डट के मुकाबला कर सके, कह सके। शिक्षा की कमी या जागरूकता की कमी मानते हैं? जागरूकता की और शिक्षा दोनों की कमी है, दोनों की कमी। और कटनी धरने में ये फ़र्क हो जाता है कि जैसे आम आदमी, जैसे अब इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े उनसे जो है फोर्स करता है कि तुम ये खिलाओ, ये पिलाओ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि दारू है, देसी कंट्री दारू, जहर है, वो चलता है। और 4-5 महीने, 6 महीने, साल भर वो जो इलेक्शन लड़ता है वो उनको खर्चा करता है। उसके बाद में क्या है, वो जो गवर्नमेंट का जो फंड आता है वो अपनी मर्जी से अपने जैसे भी अपने स्वार्थ के लिए यूज करता है, उसको काम से कोई लेना देना नहीं। तो ये कुरीतियाँ, ये दुर्व्यसन जो समाज में फैले हुए हैं, पंचायत चुनाव में बड़ा बोलबाला होता है शराब वितरण का, पैसे वितरण का जी, तो क्या आपकी भी पानी है, ये है, खाने पीने की चीज़ है, वो तो एक कॉमन होगा, जनरल है। बाकी ये जो दारू है, जहर ना, भाई मेरा तो इसमें किसी को ना देने का वो है, ना मैं दूँ, चाहे मैं इलेक्शन हार जाऊँ बेशक। ठीक है, इलेक्शन हार जाऊँगा तो मैं सोच लो कि मेरी जो सोच है, या तो मैं गलत हूँ या मेरी सोच गलत है। और वह जो चीज़ इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं या उसी चीज़ को बढ़ावा, सभी तो ऐसे नहीं है कि जो दारू पीते हों, लेडीज़ हैं वो दारू नहीं पीती, बच्चे हैं वो दारू नहीं पीते, यूथ है जिसने अपने फ्यूचर की चिंता है वो दारू नहीं पिएगा किसी की। उसको तो अपना ग्राउंड चाहिए, जो फैसिलिटी है, लाइब्रेरी वगैरह ये चाहिए, तो वो क्यों नहीं मुझको वोट करेगा। जी। हाँ, और मैं करके दिखाऊंगा फिर उसको। अच्छा प्रेम सिंह जी, हम बड़ी राय इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ा एक विडंबना का विषय हमारे लिए है। सरकार चाहती है कि महिलाएं सशक्त हों, पुरुषों के समकक्ष रहकर कार्य करें, नौकरी में उनका आरक्षण देती है, चुनाव में आरक्षण देती है, गांव में प्रधान चुनाव लड़ती भी हैं महिलाएं, जीतती भी हैं। लेकिन जब राजनीति करने की बात आती है, विकास कार्य कराने की बात आती है, तो परिवार के जो महिला के पति होते हैं, पुत्र होते हैं, वे निकल कर सामने आते हैं, महिलाओं को मौका नहीं देता है। तो महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है इसमें? पहली बात तो जो महिला कम पढ़ी लिखी है और उसको हमने प्रतिनिधि चुन लिया, तो वो या तो डर के मारे बैठ जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब मैं किसी डीएम के सामने, अधिकारी के पास में जाऊंगी और मुझे क्वेश्चन करेगा तो मैं क्या बोलूँगी। इस वजह से भी बेचारी वो जो है, हमारे सुनने से नहीं होता, सरकार आरक्षण देती है तो महिलाओं को। हाँ, सरकार ने तो आरक्षण इसलिए दिया है कि वो सामने आए और जो बदलाव है, वो परेशानी फील कर रही है अपने समाज में, और आगे जैसे ये अपनी जो मार्च सकती है, इसकी क्या समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या हमारी जो घर वाली हैं, जो माँ बहन है, वो घर को चलाती है, और सबसे ज़्यादा समस्या उनके साथ ही है। कमियाँ क्या है इसमें? कमियाँ ये है कि हम उनका साथ नहीं देते, उनका साथ देना चाहिए। पारिवारिक रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, इसको मैं ये कहूँगा कि जो औरत है ना, उसको जो हम दबा देते हैं अपने, उसमें भी मर्द हैं, हम ही काम, हम ही फैसला लेंगे। रूढ़िवादिता ही हुई है। आप इसको रूढ़िवादिता भी कह लो, पर मेरा जो है विचार इससे अलग है। मैं कहता हूँ कि जो जैसे महिला है, जो चाहे बेचारी पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी है, वो हमारे घर को चलाती है, बच्चों को पालती है हमारे को, तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाए। भाई हम तो बाहर से कमा के ला सकते हैं, और घर चलाने वाले सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान घर को हर एक चीज़ में महिला का होता है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको एक साइड नहीं कर सकते हम, चाहे बेशक वो बेचारी कम पढ़ी लिखी है। जो पढ़ी लिखी है वो तो उनको तो पता है हमें क्या करना है, वो तो आजकल सबके सामने बोल देती कि ये सही है, गलत है। अच्छा, तो सरकार को क्या क्या अनिवार्यता रखनी चाहिए इसमें? क्या शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए? शिक्षा तो अनिवार्य जरूरी है। जो बेटियां हैं, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बेटियां पढ़ेंगी तो जब हमारा जो कोई भी समाज है, जिस समाज में बेटियां कम पढ़ी लिखी हैं, उस समाज की ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। उसके पीछे ये कारण है क्योंकि जो पढ़ी लिखी जो समाज है, जहाँ बेटी पढ़ी लिखी है, वो समाज आगे क्यों बढ़ा कि उसने अपने बच्चों को ध्यान दिया है, समझती है कि बच्चे को, मेरे को पढ़ाई में अब किस चीज़ की ज़रूरत है, ट्यूशन की ज़रूरत है या नहीं है, इसको बच्चे को इस टाइम ये इसमें क्लास में है तो इसको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से। और जो जहाँ पढ़े लिखे नहीं है वो बच्चे को किसी के प्रेशराइज से दूसरे सब्जेक्ट के लिए फोर्स कर दें, जब नहीं चलता तो फिर वो किसी ना उधर का रहता ना उधर का। तो बच्चे के माइंड को मैपिंग करना चाहिए, वो माँ से ज़्यादा अटैच होता है, तो माँ मैपिंग कर सकती है बच्चे के माइंड को, उसके हिसाब से फिर उसको वो शिक्षा में आगे प्रोत्साहन कर सकते। अच्छा प्रेम सिंह जी, एक बड़ा सवाल मैं आपसे पंचायत चुनाव को लेकर करना चाहता हूँ। आपके गांव में 2-3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे आपसे लग भी, आप अपनी जीत का संभावित आधार क्या मानकर चलते हैं? ग्रामीण आप ही को वोट क्यों देंगे? देखो,
ग्राम जो है, जो वोटर्स है, वो आजकल जागरूक हो गया है, वो पढ़ा लिखा वोटर है। जी। पहले जैसे तो रहे नहीं कि जैसे पहले एक परिवार में बड़ा आदमी होता था, वो ये डिसाइड कर देता कि भाई हमें तो किसी ना किसी रूप में हमने इसकी हाँ भर ली, इसकी देंगे। आज तो एक परिवार में अगर बच्चा पढ़ा लिखा है ना, वो भी उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे जो है, जब कोई कैंडिडेट है वो मेरे लिए क्या कर सकता है, चाहे छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, उसमें सबसे पहले उसका प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड, ये सब चेक करके अब उससे वोटिंग करता है। अब किसी के बहकावे में नहीं आता। अब जो आपका यूथ है वो पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि ये कैंडिडेट है, ये मेरे लिए कर सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो ग्रामीण आश्वस्त हो सकते हैं आपसे? आश्वस्त तो नहीं हो सकते, पर उनको पता तो है कि भाई जो यूथ है कि भाई ये आदमी है, इसको हम कल परसों बोल भी सकते हैं, इसका परिवार है, इसको कि भाई ये काम तूने वादे किए थे क्यों नहीं किया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठे वादे कर रहे हैं, कतनी करने में कुछ फ़र्क है और फिर करते नहीं। तो इसमें जो है, मैं तो अपनी तरफ से आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैं एक तो फौज से रिटायर्ड हूँ। दूसरी चीज़, मुझे पता है कि बच्चा आज यूथ है। मैं ऐसे ही बागपत 8-10 किलोमीटर गाँव है मेरा, कोई भी रिश्तेदार आते आते ये कहता है कि भाई कहाँ पढ़े, फिर फैसिलिटी देखता है, हमारी वो बेटियां कहीं उनकी भी हैं, या कुछ फैसिलिटी ऐसी होगी कि भाई उसको माहौल अच्छा होगा है। और दूसरी चीज़ जो है, गांव में विकास होगा तो दूसरे आदमी को देख के भी अच्छा लगेगा, माहौल भी अच्छा बनेगा, उससे अच्छे माहौल से क्या होता है, आगे बढ़ता है समाज। तो ये प्रेम सिंह जी, मैं सवाल करना चाहूँगा शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या जो हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश को बचाने के लिए उन्हें प्राणों की आहुति भी दी है, उनको आज की वर्तमान जो पीढ़ी है भूल चुकी है। आधुनिक पीढ़ी से उनकी पूछ ले तो नहीं बता पाता अपने पूर्वजों के बारे में। उनका प्रचार प्रसार किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, इसके पीछे जो ना हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी गलती यह है कि उन्होंने जो अपने यूथ हैं या बच्चे हैं, उनको बताना चाहिए कि हमारे जो हिस्ट्री है या इतिहास है, उसमें हमारे बुजुर्गों ने या हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, कुर्बानी दी है, तो उनको तो किसी हालत में नहीं भुला सकते हम। फिर दूसरी चीज़ है, उनके नाम से स्मारक गांव में, उनके नाम से कोई गली का नाम रख दो, जिससे कि बच्चे पढ़ें, पूछें कि वे ये कौन थे। तो अगर आप प्रधान बनते हैं जी, तो क्या करेंगे आप? अगर मुझे पब्लिक चुनती है, मैं प्रधान बनता हूँ, तो सबसे पहले जो है, देखो जैसे ये है जो हमारे शहीद रहे हैं, उनके बारे में कोई स्मारक बनाने की फंड से जो गवर्नमेंट देगी, वे फंड जो है उनके लिए स्मारक बनाया जाए, जिससे कि जो भी है यूथ है या कोई भी, उसको पता चले कि भाई ये स्मारक है इस आदमी के, इस देश के लिए बलिदान किया है। तो उससे उनके मन में भी, दिल में भी देश के प्रति जागरूकता है। हाँ, भक्ति की भावना है, देशभक्ति की भावना है, समाज को मतलब ऐसे। अच्छा, प्रेम सिंह जी, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? जी क्यों नहीं रहेगी, बढ़ चढ़ के रहेगी। हाँ। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपील अपने ग्रामीणों से करना चाहते हैं मीडिया के द्वारा? कैसा प्रधान चुने? देखो, मैं तो ये अपील करूँगा, बाकी वोटर का अपना माइंड सेटअप है, जो उसके दिमाग में क्या है, कि आप उसको चुनो जो आपका जो फंड है वो मतलब 5 साल तक आप उससे काम लो, आपके गांव के लिए, आपके लिए विकास हो, आपके लिए अच्छी चीज़ें जो नहीं हुई हैं गवर्नमेंट फंड देती है। ये कुछ तो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, कुछ फंड आता है वो प्रधान को ही प्रोजेक्ट करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर डीएम के सामने, कि भाई मुझे मेरे गांव में एक कमी है, इस काम को कराना है, तो वो फंड सैंक्शन हो जाए, उस काम से हिसाब से फिर काम करा लो। गांव के जो 2-4 बुद्धिजीवी है उनकी भी सलाह ले लो, तो वो काम हो, ऐसे काम हो जिससे कि गांव का नाम रोशन हो, गांव में कुछ विकास हो, अच्छी चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बताइए एजुकेशन अच्छी हो, मेडिकल हो, दौड़ने के लिए ग्राउंड हो, और पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या जिनकी जो है बेचारे अकेले हैं, हस्बैंड चले गए छोड़ के, उनको पेंशन की ज़रूरत है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा जोर दूँगा, जिससे गांव की तरक्की हो, गांव में माहौल अच्छा बने, हर एक आदमी खुश रहे, और जो भी है कोशिश ये रहेगी कि गांव में ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कि गांव का जो यूथ है वो आगे बढ़े। हाँ, स्पोर्ट्स में भी, सर्विस में भी, और एजुकेशन में, ऐसे हर एक चीज़ में, लाइब्रेरी वगैरह ये सब रखी जाए। तो प्रेम सिंह जी, बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। अभी हम जुड़े हुए थे हमारे खास मेहमान प्रेम सिंह जी के साथ में, जो जनपद बागपत के गांव बुढ़ेड़ा के ग्राम पंचायत प्रधान पद के जो भावी उम्मीदवार भी हैं। उनका कहना है अगर अब की बार जो ग्रामीण मतदाता हैं उनको प्रधान पद के लिए चुनते हैं तो गांव की जो भी समस्याएं हैं
उनको पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट आता है उससे वो हल कराने का भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।